Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Adnan Qureshi, your physics teacher. Welcome to my YouTube channel Science Groomer. तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 के अंदर आज जिस लेक्चर को हमने स्टडी करना है वो है लेक्चर नंबर 9। और लेक्चर नंबर 9 के अंदर जो टॉपिक आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने सेटिंग्स के ऑप्शन में जाके जो रेजोल्यूशन है वीडियो की वो मिनिमम 720 कर लेनी है और ब्राइटनेस को फुल कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ हर वर्ड क्लियर नजर आएगा और मेरी आवाज ठीक सुनाई देगी। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बच्चों, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से पहले हम वेक्टर की एक और एडिशन भी पढ़ चुके हैं और वेक्टर की उस एडिशन को हमने नेम दिया था वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड। उसमें हम क्या करते थे कि वेक्टर्स को ग्राफिकली ड्रा करके हम वेक्टर्स को ऐड करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक वेक्टर ए हो और एक वेक्टर बी हो, ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया और ये हमारे पास वेक्टर बी हो गया। अब इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड करना है तो हम ऐड करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से हम कैसे ऐड करते थे, हम इनका रिजल्टेंट हासिल करना है। रिजल्टेंट हमारे पास कैसे आएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को ए वेक्टर की टेल से मिलाएंगे और रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को बी वेक्टर के हेड से मिलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे रिजल्टेंट वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को ए वेक्टर की टेल से मिलाया और रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को बी वेक्टर के हेड से मिलाया। तो जब हमने हेड से मिलाया तो हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। और वो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने से हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये आपने याद रखना है कि बाय ग्राफिकल मेथड रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा हमारे पास कैसे आता है कि रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की टेल से और रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाने से हमारे पास रिजल्टेंट आ जाता है। तो ये तो हमारा वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से एडिशन का मेथड आ गया। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड है, वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड। लेकिन अगर अब हमारे पास ऐसा हो कि इस तरह के दो वेक्टर्स गिवन हो, अगर हमें इस तरह के दो वेक्टर्स गिवन हो और हमें कहा जाए कि इन दो वेक्टर्स को ऐड करो, तो अब इन दो वेक्टर्स को जिस मेथड के जरिए से हमने ऐड करना है वो मेथड हमारा है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यही हमारा आज का टॉपिक है। और ये टॉपिक क्या होता है कि जब इस तरह के दो वेक्टर्स गिवन हो उनको ऐड करके उनकी मदद से रिजल्टेंट को हासिल करने के लिए यूज होता है। तो अब इस चीज को हम बाद में समझेंगे कि हम इनको कैसे ऐड करेंगे, उससे पहले हम वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं और ये हमारा इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको सही तरह से नोट कर लेना है। तो चलें जी, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेकिन वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर पहला जो काम हमने करना है, हमने यहाँ पर भी पहले जब वेक्टर्स को ऐड करना है, तो जब हमने वेक्टर्स को ऐड करना है तो हमने वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के जरिए से ही ऐड करना है। लेकिन उससे फिर हमने बाद में ऐसा नतीजा निकाल लेना है जिससे हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो देखें, शुरू में हमने क्या करना है कि ये हमारे पास एक आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इस क्वाड्रेंट के अंदर हमने दो वेक्टर्स लिए। एक वेक्टर है ओ एम और दूसरा वेक्टर है ओ एन। तो अब देखें, हमने ना इन दो वेक्टर्स को स्टार्ट में क्या करना है, हेड टू टेल रूल से ही ऐड करना है। तो हेड टू टेल रूल हमारे पास क्या था, देखें हमने ये वेक्टर तो वैसे का वैसे, दोनों वेक्टर्स को वैसे का वैसे ड्रा करना है। देखें ये पहला वेक्टर तो मैंने बिल्कुल वैसे का वैसे ड्रा कर दिया, ओ एम। अब क्या करना है, ये जो दूसरा वेक्टर है इसको उठाना है, जैसा कि हमने पढ़ा था
कि हेड टू टेल रूल में क्या होता है कि दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड से मिलाते हैं। अब इस वेक्टर का ना तो हमने मैग्नीट्यूड चेंज करना है ना ही डायरेक्शन चेंज करनी है, बस इस वेक्टर को उठाना है और इसके हेड पे रख देना है। तो देखें जी मैं अब इस वेक्टर को उठा रहा हूं और इस वेक्टर के हेड पर रख देता हूं। तो देखें ना मैंने डायरेक्शन चेंज करनी है ना मैंने मैग्नीट्यूड चेंज करना है। तो देखें ये मैंने वेक्टर उठाया और इस वेक्टर को मैंने इस वेक्टर को हम ए कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं। तो देखें ये हमारा वेक्टर ए और ये हमारा वेक्टर बी। तो मैंने क्या किया, मैंने बी वेक्टर को उठाया और ए वेक्टर के हेड पर वैसे का वैसे रख दिया, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज किया ना ही डायरेक्शन चेंज की। अब ये हम करने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर। अब आपको पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कैसे आता है कि रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की टेल से और रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाते हैं। तो अब जब हमने रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की टेल से और रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाया तो हमारे पास यहां रिजल्टेंट आ गया आर, और ये किसके इक्वल था, ए प्लस बी, उन दोनों वेक्टर्स के सम के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये हेड टू टेल से रिजल्टेंट आ गया। अब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला टॉपिक बड़ी डिटेल में पढ़ा था और उसके अंदर हमने वेक्टर्स को रेजोल्यूट करने का तरीका सीखा था, वेक्टर्स की रेजोल्यूशन करने का तरीका सीखा था। यहां पर हमने अब क्या करना है, यहां पे हमें टोटल 3 वेक्टर नजर आ रहे हैं, एक वेक्टर ए है, एक बी है और एक आर है। अब इन तीनों वेक्टर्स की हमने करनी है रेजोल्यूशन। अब ये डायग्राम को समझना बड़ा ही क्रूशियल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैं स्टेप्स बता रहा हूं आपने बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स बना के इस डायग्राम को समझना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ए वेक्टर को रेजोल्यूशन करते हैं। अब रेजोल्यूशन में हम क्या करते होते हैं, हमने जिस वेक्टर की रेजोल्यूशन करनी होती है हम उसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये वेक्टर ए है, तो मैं इस ए वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा कर, तो जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो मेरे पास इसका ये वाला कंपोनेंट जो आ जाएगा इसको हम बोलेंगे ए वाई, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा इसको हम बोलेंगे ए एक्स। तो ये हमारे पास ए की तो रेजोल्यूशन हो गई। अब बिल्कुल ऐसे ही हमने बी वेक्टर की रेजोल्यूशन करनी है। तो बी वेक्टर की रेजोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अब बी के हेड से जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो हमारे पास इसमें भी वही काम होगा कि जो बी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसे हम बोलेंगे बी वाई, और बी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे बी एक्स। तो अब इसको हम बेशक इधर मिला देते हैं। तो हमने देखे क्या किया, हमने ए वेक्टर की भी रेजोल्यूशन कर ली और हमने बी वेक्टर की भी रेजोल्यूशन कर ली। अब हमारे पास एक वेक्टर रह गया आर वेक्टर, ये वाला। अब हमने क्या करना है, इसकी रेजोल्यूशन करनी है। तो इसकी रेजोल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जाहिर बात है आर का वर्टिकल कंपोनेंट बनाएंगे और आर का वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास ये बनेगा। यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये हमारा सारे का सारा आर का वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा और जिसको हम बोलेंगे आर वाई, और इसी तरह ये आर पूरे आर वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और जिसको हम बोलेंगे आर एक्स। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम बोलेंगे आर एक्स। तो इस तरह से हमारे पास ये डायग्राम बन गई। और अब इस वक्त इसके अंदर मौजूद तीनों वेक्टर्स आर, ए और बी, तीनों की मैंने रेजोल्यूशन कर ली और उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए। ए के ए एक्स ए वाई, बी के बी एक्स बी वाई और आर का आर एक्स आर वाई। अब ये फाइंड करने के बाद हमने इनको जो भी पॉइंट्स हमारे पास बने हैं उन पॉइंट्स को हमने क्या कर देना है, नेम्स दे देने हैं। अब नेम्स वैसे तो हम अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम क्या करते हैं, हम बुक वाले नेम्स दे देते हैं। तो बुक के मुताबिक ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसको हमने नाम दिया हुआ है पी का, और ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया हुआ है क्यू का, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया हुआ है आर का, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया हुआ है एस का। तो अब ये हमारी डायग्राम हो गई है कंप्लीट। तो अब इस डायग्राम को जिस तरह से स्टेप वाइज मैंने समझाया है आपने बिल्कुल ऐसे ही इस डायग्राम को समझना है। इस डायग्राम को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस टॉपिक में सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने हेडिंग देनी है डायग्राम की, और डायग्राम की हेडिंग देने के बाद आपने इस तरह से डायग्राम बना लेनी है। और उसके बाद आपकी जो सेकंड हेडिंग होगी वो हेडिंग होगी एक्सप्लेनेशन की। तो
देखें जी, आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है और एक्सप्लेनेशन के अंदर बुक के अंदर मौजूद पहला जो पैराग्राफ है वो एज इट इज वैसे लिख देना है। और उस पैराग्राफ को मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। वो एक्सप्लेन कैसे किया है कि इस डायग्राम के अंदर जो जो चीजें मैंने बताई हैं, जैसे जैसे मैंने बताई हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, हमने क्या किया है, वेक्टर ए और बी को हेड टू टेल रूल से ऐड किया है, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर है। और रिजल्टेंट वेक्टर आर कैसा है कि ओ और पी को मिलाने से, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को ए वेक्टर की टेल से और रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के हेड से मिलाने से हमारे पास रिजल्टेंट आया। और इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट्स पी क्यू आर एस, ये सारी बातें जो मैंने आपको डायग्राम बनाते हुए बताई हैं, ये सारी बातें आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में लिखनी है और ये बुक के अंदर भी पहले पैराग्राफ में लिखी हुई है। तो अब देखें, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में आपने क्या लिखना है कि वो पहले पैराग्राफ की बुक लाइंस। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि यहां पे आपने लिख देनी है फर्स्ट पैराग्राफ की बुक लाइंस। तो ये हो गया। तो आपके पास डायग्राम, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग। अब हम आगे अपने जो टॉपिक है उसको प्रोसीड करते हैं और सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। देखिए, हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने बेसिकली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हम उस वक्त फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा और हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं, फिर हम रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं और फिर उन दोनों की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे अपना रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखें, अब इसके बाद हेडिंग देने के बाद और एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग जो देनी है वो आपने देनी है एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। तो देखें जी, हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कैसे आएगा। तो देखें, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट रिजल्टेंट का होना जरूरी है। तो देखें, अब डायग्राम हमें इस केस में हेल्प आउट करेगी कि अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम यहां पे देखेंगे कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है वो कौन सा है, ये कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, और वो कहां से कहां तक है, ओ आर। तो देखें, सबसे पहले आपने लिखना है ओ आर, और ये ओ आर जो है ये किसके इक्वल है, ओ क्यू प्लस क्यू आर। तो देखिए, ये हमारा इक्वल है ओ क्यू प्लस क्यू आर। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो ओ क्यू है, ये तो चले ओ आर जो है ये ओ आर रहेगा और ओ क्यू जो है ये ओ क्यू ही रहेगा। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो हमारा ये जो क्यू आर है, क्यू आर ये किसके इक्वल है, एम एस के। तो आपने साइड में ये बता देना है कि हमारा जो क्यू आर है ये, क्योंकि ये दोनों सेम लेंथ हैं, तो हमने कहना है क्यू आर इज इक्वल टू एम एस। तो ये हमारे पास क्यू आर इज इक्वल टू एम एस। तो अब इस क्यू आर की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, एम एस। तो ये हमारे पास आ गया एम एस। तो ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस एम एस। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो ओ आर है ये किसके इक्वल है, आर एक्स के। तो देखिए, मैं इसकी जगह पे पुट कर सकता हूं आर एक्स, और ओ क्यू जो है ये किसके इक्वल है, ए एक्स के। तो ये मैं इसकी जगह पुट कर सकता हूं ए एक्स, ये वाला प्लस वैसे, और एम एस जो है ये हमारा किसके इक्वल है, बी एक्स के। अच्छा, यहाँ पे ये चीज भी आप साथ कर दीजिएगा बेशक कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, तो इसको भी हम बी एक्स कह सकते हैं, वो भी बी एक्स है और ये भी बी एक्स है। इसी तरह ये ए वाई है और इसको भी हम ए वाई कह सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये जो एम एस है ये किसके इक्वल है, बी एक्स के। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बी एक्स। तो देखें, अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, जो x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल आ गया, ax प्लस bx। तो यहां पे हमने क्या नतीजा निकाला कि हमारे पास, हम बड़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट होगा वो कैसे आएगा,
उसमें गिवन जितने भी वेक्टर्स हैं उनके x कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अब इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं कि हमारे पास x का वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट कैसे आएगा। तो हम कह देते हैं x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, वो कौन सा है, आर एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट कैसे आएगा, सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। तो देखिए अब इस तरह से हमारे पास क्या हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट आ गया। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग फिर क्या बनेगी कि y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग हुई जी y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मैंने आपको कहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर हम उस सूरत में फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास उसका x कंपोनेंट हो और अगर हमारे पास उसका y कंपोनेंट हो। तो x कंपोनेंट तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमने फाइंड आउट करना है उसका y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट हमारे पास कैसे आएगा, देखें ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर r का y कंपोनेंट है। अब y कंपोनेंट किसके इक्वल है, देखें pr, ये हमारे पास हो गया pr टोटल लेंथ, और ये किसके इक्वल है, देखें ps प्लस sr। तो देखें हम पहले ये लिख देते हैं sr प्लस ps, तो ये आ गया sr प्लस ps। तो देखें हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो किसके इक्वल आ गया, ये टोटल था pr के, और ये किसके इक्वल है, rs प्लस sr प्लस ps के। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो SR है ये किसके इक्वल है, देखें MQ के, SR इज इक्वल टू MQ। तो ये आपने साइड में बता देना है कि हमारे पास जो SR है ये किसके इक्वल है, MQ के। तो देखें इस SR की जगह पे मैं MQ लिख सकता हूं। तो देखें PR इज इक्वल टू MQ प्लस PS। अब देखें इस PR की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, देखें ये टोटल PR है, ये किसके इक्वल है, RY के। तो देखें इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं RY, और MQ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखें MQ मेरा किसके इक्वल है, AY के प्लस, और PS मेरा किसके इक्वल है, BY के। तो यहां से देखें हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमें यह पता चल गया कि रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट कैसे आ सकता है, उसमें मौजूद जितने भी वेक्टर्स हैं उनके y कंपोनेंट्स को ऐड करने से। तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट हम फाइंड कर सकते हैं बाय एडिंग द y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। तो यही हमारा इस चीज का कंक्लूजन है। तो हम कंक्लूजन लिख लेते हैं कि हमारे पास y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वो कौन सा है, RY, y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट RY इज इक्वल टू सम ऑफ y कंपोनेंट ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। तो देखिए जी हमारे पास यहां से हमें यह पता चल गया कि हम y कंपोनेंट, अब हमारे पास ना रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट भी आ गया है और हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट भी आ गया है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट फाइंड करना होगा और हमें रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट फाइंड आउट करना होगा। अब हमने x कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर लिया, अब हमने y कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर लिया, तो अब हम फाइंड करते हैं अपना रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखें जी रिजल्टेंट वेक्टर,
तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कैसे आएगा, देखें रिजल्टेंट वेक्टर आपको पता है कि वो अपने कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होता है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो R है, और वो कैसे आएगा, वो आएगा RX प्लस RY। अच्छा, ये क्योंकि वेक्टर है, ऊपर या तो बार एरो लगा दें, और अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आपको पता है x की डायरेक्शन कौन बताता है, x की डायरेक्शन बताता है I यूनिट वेक्टर, तो इसके साथ I यूनिट वेक्टर लगा दें। और y की डायरेक्शन कौन बताता है, j यूनिट वेक्टर, तो इसके साथ j यूनिट वेक्टर बता दें, लगा दें। तो अब ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। हमारे पास अब रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से है कि रिजल्टेंट वेक्टर आपको पता है अपने कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होता है। तो यहां से हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का अगर आप देखें तो इसको आप यूं भी कर सकते हैं कि यही रिजल्टेंट वेक्टर आप लिख दें, और RX की जगह हम लिख सकते हैं AX प्लस BX। तो देखिए ये मैं लिख देता हूं AX प्लस BX इंटू I यूनिट वेक्टर, फिर यहां पे प्लस RY की जगह मैं लिख सकता हूं AY प्लस BY, AY प्लस BY इंटू J यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आप आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहां से हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कह देते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैग्नीट्यूड कैसे आता है। देखिए आपने वो वेक्टर लेना है और उसके गिर्द ऐसे लाइन से लगानी है, और मैग्नीट्यूड कैसे आएगा कि स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर प्लस स्क्वायर, पहले कंपोनेंट का स्क्वायर RX का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर RY का स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है। मैग्नीट्यूड लेने का तरीका क्या है कि I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे हम RX और RY की जगह पे AX प्लस BX और RY की जगह AY प्लस BY भी लिख सकते हैं। तो इस चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं कि आपका R का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू AX प्लस BX होल का स्क्वायर प्लस AY प्लस BY होल का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो इस तरह से अब हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का। अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर भी फाइंड आउट कर लिया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कि जो हमारा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हमारी अगली हेडिंग क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो देखिए जी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे हम फाइंड करते हैं, ये आपको पता ही है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हमेशा थीटा होता है, और हमने यहाँ पे बेसिकली क्या फाइंड करना है, थीटा। और थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है हमेशा हम टेन यूज करते हैं। तो देखिए हमें पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू RY ओवर RX। आपको पता है y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट की रेशियो होती है। अब टेन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स RY ओवर RX। अब यहाँ पे RY की जगह AY BY और RX की जगह AX BX भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स RY की जगह AY प्लस BY और RX की जगह AX प्लस BX। तो ये हमारे पास आ गई डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अगर हमारे पास कोई वेक्टर गिवन हो उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने जितना कुछ किया ये सारा कुछ हमारा था फॉर
टू वेक्टर्स, अगर हमें कोई से दो वेक्टर गिवन हो और उनको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से हमने ऐड करना हो, लेकिन अगर ऐसा हो हमें दो से ज्यादा मतलब 3, 4, 5 या सेवरल कोप्लेनर वेक्टर्स गिवन हो, अनलिमिटेड वेक्टर्स गिवन हो, तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे? तो उनको भी ऐड करना कोई मुश्किल नहीं है, उनको ऐड करना भी बहुत आसान है, बिल्कुल यही सेम मेथड रहेगा। बस हमने क्या कर देना है कि दो वेक्टर की जगह 3, 4, 5 जितने वेक्टर्स होंगे वो हमने ऐड कर देने हैं। तो देखें हमारे पास फिर क्या बना हेडिंग फॉर सेवरल कोप्लेनर वेक्टर्स, कि हमारे पास अगर बहुत सारे कोप्लेनर वेक्टर्स हों तो फिर हम क्या करेंगे? फॉर सेवरल कोप्लेनर वेक्टर्स। अब सेवरल कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे? चीज हमारी वही रहेगी, बस उनमें हम क्या कर देंगे? दो वेक्टर्स के बजाय ज्यादा वेक्टर्स ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हमारे पास ये r का मैग्नीट्यूड है, तो हम यहां पे लिखते हैं ax प्लस bx। अब क्योंकि दो से ज्यादा है तो हम साथ, फॉर एग्जांपल अगर तीसरा वेक्टर है cx या बहुत सारे वेक्टर्स हैं तो हम यहाँ डॉट डॉट लगा देंगे तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस इसी तरह ay प्लस by प्लस cy और ये डॉट डॉट लगा देंगे और ऊपर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो अब ये है कि फॉर सेवरल कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए भी इसको ऐड करना कोई मुश्किल नहीं है, तरीका वही रहेगा, बस वेक्टर्स ज्यादा कर देंगे। इसी तरह अगर हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay प्लस by प्लस cy प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह नीचे आ जाएगा ax प्लस bx प्लस cx प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा ये सारा कुछ तो हमें समझ आ गया, हमने वेक्टर को उसकी एक्सप्लेनेशन की, डायग्राम समझी हमने, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन की, ये सारा कुछ हमें क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है? थीटा। इस थीटा की हमें समझ नहीं आती, क्योंकि आपको पता है कि मैथ के अंदर आप हर एंगल को थीटा बोल सकते हैं, मैथ के अंदर आप हर एंगल को थीटा बोल सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर हर एंगल थीटा नहीं होता। थीटा एक खास स्पेसिफिक एंगल है, और वो क्या है? मैंने आपको पहले भी ये बताया था, थीटा इज एन एंगल व्हिच ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम क्या कहेंगे? थीटा इज एन एंगल व्हिच always starts from positive x axis, हमेशा पॉजिटिव साइड वाला जो x एक्सिस होता है ना, उससे स्टार्ट होता है, x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैंने अभी इस थीटा के बारे में जो बात आपको बताई, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लेनी है, क्योंकि ये हमारी आगे कॉन्सेप्ट्स यूज होना है। तो क्या है कि इस थीटा को आपने याद रखना है कि थीटा एक ऐसा एंगल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। तो चलिए जी, अब हमने ये जितना कुछ किया है, आपकी बुक ने इनको क्या किया है कि समराइज करके एक समरी बना दी है। जो जो स्टेप्स हमने इसमें किए हैं उन स्टेप्स को एक समराइज करके एक समरी की फॉर्म में लिख दिया है। तो हम देखते हैं कि वो स्टेप्स क्या हैं। तो चलें जी, अब हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तरफ। तो चलें जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने जितना भी ये टॉपिक पढ़ा है उस सारे टॉपिक को अब हमने समराइज करना है, और हमने जो कुछ किया है उनको समरी की फॉर्म में, स्टेप्स की फॉर्म में बुक ने आपके लास्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, वो तमाम स्टेप्स देखने हैं जो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में स्टेप वाइज हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, उन स्टेप्स को समराइज करके एक ही पैराग्राफ की फॉर्म में आपकी बुक ने लिख दिए। तो वो स्टेप्स क्या है? देखें, मैथमेटिकल डेरिवेशन के अंदर हमने सबसे पहला काम क्या किया था? तो सबसे पहला काम हमने ये किया था, ये हमारे पास है स्टेप्स इन वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको हमने क्या किया है? समराइज किया है। तो देखें, पहला स्टेप क्या था? हम जब मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे थे तो सबसे पहले हमने क्या किया था?
फाइंड x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया था कि हमारे पास आपने देखा था कि डायग्राम के अंदर हमें टोटल 3 वेक्टर्स गिवन थे, x उसमें था a b और उसका रिजल्टेंट r। हमने क्या किया था, हमने एक x और y कंपोनेंट फाइंड किया, हमने b का x और y कंपोनेंट फाइंड किया, हमने r का x और y कंपोनेंट फाइंड किया। तो उसमें क्या कहा है पहले स्टेप के अंदर कि हमने क्या करना है, सबसे पहले जितने भी वेक्टर्स हमें गिवन होंगे उन तमाम वेक्टर्स के x और y कंपोनेंट्स हमने फाइंड कर लेने हैं। तो यही हमारा पहला स्टेप है, फाइंड x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। दूसरी बात क्या है कि अब हमारे पास तमाम वेक्टर्स के x और y कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अब x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कैसे आएगा, वो जितने भी वेक्टर्स हमें गिवन है उनके x कंपोनेंट को ऐड करने से। तो हमने क्या, मैंने क्या कहा, मेरी बात को दोबारा गौर से सुन लें कि x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट हमारे पास कैसे आएगा, जितने भी वेक्टर्स गिवन है उनके x कंपोनेंट्स को ऐड करने से। तो क्या है, फाइंड x कंपोनेंट rx जिसे हम बोलते हैं ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिंग द x कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। तो हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास गिवन वेक्टर्स के x कंपोनेंट है उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट यानी कि rx आ जाएगा। इसी तरह अब हमने क्या करना है, हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है y कंपोनेंट, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। अब हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट। अब रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट कैसे आएगा, वो जितने भी वेक्टर्स हमें गिवन है उन तमाम वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट आ जाएगा, जैसा कि हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अभी किया भी है। तो अब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट कैसे आएगा, फाइंड y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिंग y कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। जितने भी कंपोनेंट y कंपोनेंट्स गिवन होंगे तमाम वेक्टर्स के y कंपोनेंट, उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास मतलब तमाम वेक्टर्स के x y कंपोनेंट्स भी हमने फाइंड कर लिए, तमाम वेक्टर्स के, उसके बाद हमने रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। अब हमारा मेन फोकस क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा, देखिए ये फार्मूला है, तो वो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर r। हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर r था, उसका हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। तो कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया है कि रिजल्टेंट वेक्टर के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट वेक्टर के y कंपोनेंट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब आपको पता है जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, आपको पता है वो वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी होती है, और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा टेन थीटा यूज करते हैं, जैसा कि आपको पता है। और हमारा डायरेक्शन कौन सी चीज बताती है, एंगल थीटा। तो देखिए अब हमने फाइंड द एंगल यानी कि डायरेक्शन, एंगल का क्या मतलब है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर r बाय यूजिंग, जो रिजल्टेंट वेक्टर r है उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, किसको यूज करते हुए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ry ओवर rx। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने आपको अभी पहले भी बताई है कि वो कहता है कि जो थीटा है ना, फिजिक्स के अंदर थीटा, हर एंगल को हम थीटा नहीं बोल सकते। फिजिक्स के अंदर एक स्पेसिफिक टर्म है जिसको हम थीटा बोलते हैं, मैथ के अंदर तो हर एंगल को ही हम थीटा बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर हर एंगल को थीटा नहीं बोलते। एक स्पेसिफिक एंगल है जिसको हम थीटा बोलते हैं, और वो क्या है, हमने पढ़ा था कि थीटा इज एन एंगल which always starts from positive x-axis in anti-clockwise direction। मेरी बात को फिर गौर से सुन लें कि थीटा, फिजिक्स के अंदर थीटा एक वो एंगल है which always starts from positive x-axis in anti-clockwise direction। तो मैंने नीचे डेफिनेशन लिख भी दिया है, थीटा is an angle which a vector makes with positive x-axis in anti-clockwise direction। कि वेक्टर हमेशा positive x-axis से बनाता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाता है, उस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। तो अब यहाँ पे ना हम क्वाड्रेंट्स की मदद से थीटा एंगल डिफरेंट वेक्टर्स का फाइंड करना सीखेंगे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चलें जी, ये हमारे पास मौजूद है सारे के सारे क्वाड्रेंट्स। अब इस क्वाड्रेंट्स के अंदर अगर आप देखें तो ये जो मौजूद होता है इसको हम बोलते होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट,
इसी तरह इससे अगला ये वाला जो होता है, मिसाल के तौर पर ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरह ये वाला जो मौजूद होता है इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरह ये हमारे पास जो मौजूद होता है इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहली बात आप ये माइंड में बिठा लें कि एक प्लेन के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स मौजूद होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर ये चीज आप क्लियर कर लें कि अगर आपका वेक्टर मौजूद हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और आपका वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका एक्स कंपोनेंट भी वेक्टर का पॉजिटिव होता है और वाई कंपोनेंट भी वेक्टर का पॉजिटिव होता है। तो देखिए हमारा अगर वेक्टर मौजूद हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये बात आप माइंड में बिठा लें कि आपके दोनों क्वाड्रेंट्स जो है वो क्या होंगे, दोनों कंपोनेंट्स जो है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मतलब अगर आपका वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है तो आपका ए एक्स भी पॉजिटिव होगा और ए वाई भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। इसी तरह अगर आपका वेक्टर मौजूद हो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि आपका देखें वाई एक्सिस तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स एक्सिस नेगेटिव है, तो इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप मौजूद हो तो आपका जो एक्स कंपोनेंट है मतलब ए एक्स वो तो नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, अगर आप मौजूद है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो आपका एक्स कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर आप मौजूद है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखें एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है आपका एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा। तो इस केस में दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह अगर आप मौजूद है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, आपका जो वेक्टर मौजूद है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, तो फिर क्या होगा, फिर आपका देखें एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा। तो हम कह सकते हैं ए एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा और ए वाई जो है वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका हमें कैसे फायदा होगा। हमें फायदा यूं होगा कि फॉर एग्जांपल देखिए ये हमारे पास एक वेक्टर मौजूद है। अब इस वेक्टर के अंदर आपको पता है आई जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताता है और जे जो है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, जे अलोंग वाई एक्सिस होता है और आई अलोंग एक्स एक्सिस होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो आई का जो कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है, मतलब ये चीज, और जे का जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव है, मतलब ये चीज। तो इस तरह से वेक्टर के जो आई और जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनको देख के हम पता लगा लेते हैं कि हमारा जो वेक्टर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखें इस वक्त हमारा वेक्टर जो है वो 4 कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस और 3 पॉइंट्स अलोंग वाई एक्सिस। तो हमारा वेक्टर जो है इस वक्त मौजूद है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। हमारा वेक्टर कहाँ मौजूद है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये यहाँ पे हमारा वेक्टर जो है वो मौजूद है इस वक्त। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो वेक्टर है वो कहाँ पर मौजूद है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो देखिए ये हमारे वेक्टर की पोजीशन है। तो अब क्या हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव से हमें पता चल जाता है, हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा जो वेक्टर है वो मौजूद किस क्वाड्रेंट के अंदर है। अब उसके बाद हम फाइंड करने का तरीका सीखते हैं कि हमने थीटा एंगल कैसे फाइंड करना है। थीटा एंगल को फाइंड करने से पहले आप ये चीज क्लियर कर ले, हमारे पास एक और एंगल होता है जिसे हम बोलते हैं फाई। अब थीटा के बारे में मैंने क्या बताया था कि थीटा एक ऐसा एंगल है जो जिस क्वाड्रेंट में मर्जी आपका वेक्टर मौजूद हो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और उस वेक्टर तक जाता है। लेकिन यहां पे हम समझ रहे हैं फाई। फाई क्या है, फाई एक ऐसा एंगल है जो वेक्टर आपका जिस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद हो उस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस से जो एंगल स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं फाई। मिसाल के तौर पे अगर आपका वेक्टर मौजूद है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस से उस वेक्टर तक फाई। अगर आपका वेक्टर मौजूद है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर उस एक्स एक्सिस से वेक्टर तक फाई। इस तरह अगर आपका वेक्टर मौजूद है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से उस
वेक्टर तक एंगल फाई। इसी तरह अगर मौजूद है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एक्स एक्सिस से उस वेक्टर तक एंगल फाई। अब इसमें ये जरूरी नहीं है, फाई का कोई रूल नहीं है, मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जरूरी नहीं है, वो सिचुएशन के मुताबिक क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से भी हो, जिस क्वाड्रेंट में मौजूद होगा वहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस हो और जो मर्जी डायरेक्शन हो वो एंगल फाई बना लेता है वेक्टर के साथ। तो ये डिफरेंस है एंगल थीटा में और फाई में। अब यहां पे हम करने क्या लगे, हम फाई की मदद से एंगल थीटा फाइंड आउट करने का तरीका जो है वो सीखेंगे। तो देखिए फॉर एग्जांपल पहले क्वाड्रेंट की एग्जांपल लेते हैं। देखें हमने पढ़ा कि फाई जो है वो एक ऐसा एंगल है जो एक्स एक्सिस से उस वेक्टर तक होता है, ना जरूरत है एंटी क्लॉकवाइज की, ना जरूरत है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जहां जैसे मर्जी। लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा ऑटोमेटिकली फाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होकर वेक्टर तक जा रहा है। और इसी तरह अगर हम देखें तो हमारा थीटा भी यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल थीटा भी यही है और फाई भी यही है। तो अगर आपका वेक्टर मौजूद हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो यहां से हमें यह पता चलता है कि हमारा एंगल थीटा जो है वो फाई के इक्वल ही होगा। तो मिसाल के तौर पे यहां पे हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल थीटा फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, वही एंगल थीटा हम किसके इक्वल ले लेंगे, फाई के इक्वल ले लेंगे, तो हमारा एंगल थीटा आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप देखें तो आपका फाई तो ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस से उस वेक्टर तक, लेकिन जो थीटा होगा वो क्या होगा, थीटा हमारा होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस वेक्टर तक का एंगल। अब इस केस में आपको पता है ये टोटल एंगल यहां से लेके यहां तक ये 180 होता है। अब अगर हम थीटा फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम टोटल एंगल 180 में से ये फाई माइनस कर दें तो हमारे पास एंगल जो है वो कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल थीटा आ जाएगा। तो देखें यहां इस केस में एंगल थीटा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखें थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई। तो इस तरह से हमारे पास एंगल जो है वो थीटा आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये टोटल एंगल क्या होता है 180 डिग्री, उसमें से इतना निकाल दें फाई, तो हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब इसी तरह अगर हमारा वेक्टर मौजूद हो थर्ड क्वाड्रेंट में तो फाई तो ये यहां से यहां तक ये हो गया, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस से उस वेक्टर तक, लेकिन थीटा एंगल हमारा वही है क्या, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उस वेक्टर तक। तो ये हमारा एंगल थीटा है। अब यहां पे हम थीटा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहां से यहां तक तो ये 180 हो गया और उससे आगे जो है वो हमारा किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। मतलब हम इस केस में अगर एंगल थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो हम 180 में फाई ऐड करेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो यहां पर हमारा थीटा कैसे आएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई। वहां पे क्योंकि थीटा इतना था तो हमने माइनस फाई किया, अब यहाँ पे थीटा इतना है तो हमने प्लस फाई कर दिया। इसी तरह अगर आपका वेक्टर मौजूद हो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है तो हमने क्या पढ़ा है, थीटा क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमारा क्या होता है, थीटा। अब यहाँ पे ये यहां से यहां तक ये टोटल एंगल 360 डिग्री हुआ, तो अगर 360 डिग्री में से इतना निकाल दें तो हमारे पास एंगल थीटा आ जाएगा। तो अगर आपका वेक्टर मौजूद हो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो हम थीटा कैसे फाइंड करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस फाई। तो इस तरह से हमारा एंगल जो है वो थीटा हमारे पास आ जाएगा कि अगर हम 360 डिग्री टोटल एंगल में से इतना निकाल दें तो हमारे पास इतना आ जाएगा। तो ये हमारा तरीका है कि अगर हम किस क्वाड्रेंट में हमारा वेक्टर मौजूद है उस क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर हम थीटा फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम वेक्टर की मदद से हम थीटा बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें मैंने आपको बताया ये चीज तो हमें हेल्प आउट करती है कि हमारा वेक्टर किस क्वाड्रेंट में मौजूद है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद है, ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब फॉर एग्जांपल ये जो एंगल है यहां से हम थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब ये चीज, और ये हमारा फाई है, तो हम बड़ी आसानी से यहाँ पे थीटा फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY ओवर AX। अब आपको पता है जो I के साथ होता है वो AX होता है, जो J के साथ है वो AY होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स
ए वाई की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और ए एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो यहां से हमारे पास ये थीटा आ जाएगा। अब ये थीटा तो हमने फाइंड कर लिया जिस क्वाड्रेंट में भी है, लेकिन ये थीटा नहीं है। मैंने आपको बताया ये एंगल क्या होता है, फाई होता है। ये एंगल क्या होता है, फाई। अब हमें पता है फाई आ गया, हमने फाइंड करना है थीटा। तो थीटा को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये एंगल आ जाएगा फाई। अब हमें पता है कि हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा हमारे पास अगर हमारा वेक्टर मौजूद हो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो हम थीटा को कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है थीटा होता है 360 डिग्री माइनस 5। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसको 360 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये थीटा एंगल जो है वो आ जाएगा। तो अब किसी भी सिचुएशन में अगर आप फाइंड करते हैं किसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा अगर आप किसी भी क्वाड्रेंट में एंगल थीटा फाइंड करना चाहते हैं, तो वो जो एंगल उस क्वाड्रेंट में हम फाइंड करेंगे वो फाई होगा। थीटा कैसे आएगा, उस क्वाड्रेंट में आपने इनमें से अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये फार्मूला, थर्ड में है तो ये फार्मूला, अगर फोर्थ में है तो ये फार्मूला, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, तो फिर आपका एंगल थीटा आएगा। तो ये था जी क्वाड्रेंट्स की मदद से डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर आपने एंगल थीटा कैसे फाइंड करना है। तो आज हमारा ये एक बहुत ही लेंथी लेक्चर था, ये हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।